So I'm assuming that you have come to this course, you are going to appear for the mains 2023, which is a very very important stage of your life, because this is specifically catered for those persons who are going to attempt starting from 15 September. 15 सितंबर से मेंस स्टार्ट होगा, एसए का पेपर है पहला 15 सितंबर को. तो now we have almost what you can say 18, 19, 20 days left. By this approximation I am assuming a few things while I will be discussing today, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज हम क्या क्या कैसे कैसे डिस्कस करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे. मैं अज्यूम कर रहा हूं कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं, आपको एक सिलेबस का रन डाउन ऑलरेडी आप कर चुके हैं. आई एम अज्यूमिंग आपने कुछ आंसर्स भी लिखे होंगे. अब चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगल आंसर राइटिंग की फॉर्म में हो, जैसे भी हो आपने आंसर्स भी ज़रूर लिखे होंगे, ये भी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ. देखिए, मेरा पर्पस आज की क्लास का आपको कोई नई एक्स्ट्रा नॉलेज देने का नहीं है. हाँ, मैं वैल्यू एडिशन ज़रूर दे सकता हूँ आपको, मैं आपको डेटा पॉइंट्स ज़रूर दे सकता हूँ कि आपने ये कोट करना है या ये नोट करना है, या मैं आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि एक फिक्स्ड इंट्रोडक्शन या फिक्स्ड कंक्लूजन आप टॉपिक्स की रख लीजिए अपने पास और उन्हें ही इस्तेमाल कीजिएगा. बट देयर विल बी 2 things दैट आई नीड टू एक्सप्लेन. नंबर 1, फर्स्ट थिंग is I am assuming that I will not have to explain the basics of the topic. मुझे आपको टॉपिक के बेसिक्स शायद ना बताने हो पड़े इस क्लास के अंदर. एक क्लास का पर्पस वो नहीं है, पहले ही डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ. हाँ, इफ यू हैव पर्टिकुलर डाउट अबाउट सम टॉपिक आई कैन एक्सप्लेन. अगर थोड़ा सा डाउट है कि इसमें ऐसे होता है वैसे होता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. बट अभी आप इस स्टेज पे हो कि अब आप बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे जाने का फायदा ही नहीं है इस टाइम पे. इफ यू आर गिविंग द मेंस, व्हाट यू हैव टू डू इज, इवन इफ यू कांट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मुझे चंद्रयान के बारे में पता ही नहीं लग रहा है कि ये काम कैसे करेगा, डोंट वरी, रट्टा मार लो, उसके जो पेलोड्स होंगे उसको रट्टा मार लो. तो ये रिवाइज करने का टाइम है, ये मेमोराइज करने का टाइम है, ये रिटेन करने का टाइम है. नई चीजें सीखने का टाइम अब नहीं है. दैट वाज वे बैक 50 days अगो, बट नॉट नाउ. ठीक है, तो इसीलिए मेरा पर्पस इस क्लास के अंदर होगा कि 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 4 hours, बिकॉज आई कैन नॉट वेस्ट योर टाइम. मैं आपका टाइम एक सब्जेक्ट के ऊपर 4 घंटे से ऊपर लगाऊं, ये मेरे लिए भी मॉरली एथिकली एक गलत प्रैक्टिस होगी. तो मैं क्या करूंगा, आपको 3 से 4 घंटों में आइडियाज दूंगा, बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने 100% कवर करके जाना है, 100% कवर करके जाना है. एंड वो उनमें से कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे विच विल हेल्प यू नॉट ओनली इन योर GS2 पेपर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही नहीं, वो आपकी एसए में भी मदद करेगा, वो आपकी GS3 में भी मदद करेगा, जहां पे भी सोशल सेक्टर होगा वहां पे आपकी मदद करेगा. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जब सोशल इश्यूज का क्रैश, ये आपका रैपिड रिवीजन क्लास होगी, सोशल इश्यूज या सोशल इंडियन सोसाइटी की जो क्लास होगी वो भी मैं ही लेने वाला हूं. ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स मैं वहां पे भी कवर करूंगा. फॉर एग्जांपल जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, है ना, जिन स्कीम्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, जैसे जन आरोग्य योजना इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन दिस ईयर अराउंड. ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, और उसकी डिजिटाइजेशन के बारे में देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, और यूपीएससी की टेंडेंसी है कि वो काफी चीजें थीम वाइज रिपीट करता है ना. तो अभी तक मैं आपसे अज्यूम कर रहा हूं 4 चीजें. एक, कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, जिससे आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है. दूसरा, आपने बेसिक सारे कवर कर लिए होंगे. तीसरा, आपने आंसर राइटिंग कुछ हद तक कर ली होगी. सम में हैव डन फुल लेंथ टेस्ट, सम में नॉट हैव डन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आंसर राइटिंग, आंसर्स लिखे हैं, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन लिखना आता है. एंड फोर्थ थिंग इज दैट ओनली एंड ओनली thing you're expecting from me is just value addition in the terms of judgments, in the terms of data points, in the terms of recommendations. ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ आंसर का स्ट्रक्चर, कि उसमें क्या क्या पॉइंट आपको लिखने चाहिए, जो आपके मिसिंग गैप्स है वो फुलफिल करने के लिए मैं यहां बैठा हूं. ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये कोर्स क्या होगा, रैपिड होगा. इसका नाम रैपिड रिवीजन है, तो ये कोर्स रैपिड होगा. आपको थ्रू आउट द टाइम अटेंटिव रहना है. अगर बीच में मान लीजिए आपको ब्रेक चाहिए 5 मिनट की, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, अगर आपको बीच में ब्रेक चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिए, उसी के साथ साथ मैं आपको ब्रेक भी प्रोवाइड कर दूंगा. एक 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगा कि मैं आपको क्या किस बेसिस पे बता रहा हूं कि ये सब करना चाहिए. सो आई हैव ऑलरेडी गिवन मेंस. ठीक है, थर्ड टाइम आई विल बी गिविंग दिस ईयर ऑल्सो.
ठीक है, इस साल भी मैं लिख रहा हूँ 15 सितंबर को जो मेंस है, तो आई एम इक्वली इन्वेस्टेड इन प्रिपेयरिंग एज यू आर, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं आपको जो है मेरे को मैंने अपडेट नहीं किया होगा, क्योंकि मेरा खुद का भी एग्जाम है। पंजाब पीसीएस के अंदर मेरा रैंक आ चुका है, ऑल्दो आई हैव नॉट ज्वाइंड, इंटरव्यू में दे चुका हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ कुछ चीजें पता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, वही आपके साथ शेयर करूंगा और जो हम एक साथ समझ सकते हैं चीजों को, उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, सो तकरीबन 30-35 टॉपिक्स विल कवर, 30-35 टॉपिक्स विल कवर, रैपिडली विल बी कवरिंग देम एंड विल बी फोकसिंग ऑन ओनली द की पॉइंट्स, सिर्फ कोर पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक जो आपका अगर आप सिलेबस देखेंगे, यूपीएससी मेंस का आप सिलेबस देखेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें बेसिक जो काम बात होती है वो किसकी होती है, वो 15 टॉपिक्स, ऑलमोस्ट 15 से 16 जो टॉपिक्स है उसके अंदर पॉइंटर्स हैं दैट आर अबाउट पॉलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस समथिंग विच वी कॉल सोशल जस्टिस, जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं, जिसमें पॉवर्टी आता है और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्कीम्स आती है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर 15 से 16 टॉपिक होते हैं और बाकी 4 से 5 टॉपिक आपके आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में होते हैं, और इससे आपका जीएस2 पेपर हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका जीएस2 पेपर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें भी कोर पॉलिटी के जो टॉपिक्स है उसमें एक टॉपिक होता है बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन एवरी टाइम इट कम्स, 1 और 2 क्वेश्चंस कम्स एवरी टाइम। ठीक है, तो मैं बेसिक आपको ब्रेक डाउन ही दे देता हूं कि जितने पॉलिटी गवर्नेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें से रफली कहां से आता है। तो 1 और 2 क्वेश्चंस, minimum 1 maximum 2 will come from this basics of the constitution, then 2 questions, again 1 to 2 questions will be from the legislature part, वो पार्लियामेंटेरियंस के बारे में हो सकता है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में हो सकता है, स्पीकर की पोजीशन के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर 1 से 2 क्वेश्चन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में होता है, वो प्रेसिडेंट हो सकता है, वो गवर्नर हो सकता है, वो आपका इलेक्शन कमीशन हो सकता है। इफ वी टॉक अबाउट अ बॉडी देन इट कैन बी एन इलेक्शन कमीशन, इट कैन बी फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो 1 से 2, एक क्वेश्चन नॉट 2, एक क्वेश्चन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होता है, एक क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे होता है। अब वो कंपैरिजन आपको कंटेम्प्रेरी उस पे भी दे सकता है या स्टैटिक उस पे भी दे सकता है, स्टैटिक बेसिस पे। तो कंटेम्प्रेरी बेसिस पे देगा तो जैसे यूके के लॉ से, लीगल सिस्टम से इंडिया के लीगल सिस्टम का कंपैरिजन करवा दिया था उसने आपको कि रीसेंट टाइम्स में देखा गया है, एंड रीसेंट डज नॉट मीन कि पिछले 1 साल में देखा गया है। जीएस2 का रीसेंट, अच्छा एक बात जरूर है, जीएस2 में रीसेंट बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आता है रीसेंट से जुड़ा होता है लेकिन स्टैटिक जानकारी आपसे पूछता है। ठीक है, तो बहुत ही आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अगर पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स अगर कवर कर लिए तो आई विल only get help in 1 or 2 questions, rest all is very very basic stuff that you have already to build answers to। ठीक है, तो उसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से पूछे जाते हैं। what I will be trying to discuss is the key areas जिसके ऊपर आपको इस साल फोकस देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 1-2 क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा जो इसके बाहर से आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, और वो जानबूझ के डाला होता है पेपर में ताकि आप जो है रैटल ना हो जाए, कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाए। So such paper will be expected, और इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेंस इस बार और भी थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंस को भी चैलेंजिंग बना सकते हैं। और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सब एक ही नाव में सवार है, बस अपने स्किल्स को बेस्ट एग्जीक्यूट करना है वहां पेपर में जाके। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फर्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमें पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, इसके ऊपर प्रीवियसली यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, तो अब इस बार आपको ऑलराउंड जानकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या होनी चाहिए। बेसिकली आपको पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भारत के अंदर पहले ही आ चुकी हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे डिफाइन कैसे करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड या इज द codification in a single uniform manner of all the personal religious laws, या personal laws, not religious, personal laws की codification। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कोई कोड बनाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो जब हम सजेशन दे रहे होंगे ना, अपना रिकमेंडेशन दे रहे होंगे ना, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह हम कहेंगे कि मे बी देयर कुड बी सर्टन एक्सेप्शंस carved out, there could be certain exceptions carved out
so that this uniformity does not look homogeneity, so that this uniformity does not end up as homogeneity. क्योंकि होमोजेनिटी हमारी सोसाइटी के अंदर कल्चर नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी कल्चर है. तो जब भी आप इसके आंसर को क्लोज कर रहे होंगे तो आप ये बताएंगे कि जिस भी फॉर्म में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, आप ये नहीं कहेंगे नहीं लाना चाहिए, आप कहेंगे कि जिस भी फॉर्म में ये फॉर्मुलेट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी शुड नॉट ट्रांसलेट टू होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी शुड नॉट ट्रांसलेट टू होमोजेनिटी. एंड में ये लिख देना है तो काफी डिसेंट आपका क्लोजिंग हो जाएगा. खैर वापस आते हैं. लेक्स लोकाई रिपोर्ट 1840 में, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेक्स लोकाई एक्ट आया था 1850 में, जिसके तहत क्या हुआ था, जिसके तहत जो आपके कन्वर्ट्स थे, क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हुए थे हिंदुइज्म से, उनको प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अधिकार दिए गए थे. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली पर्सनल लॉ कि किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी. Although they said, even they said, the Lex Loci रिपोर्ट ब्रिटिशर के टाइम पे आई थी, they also said पर्सनल लॉ को कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है, हाँ क्रिमिनल लॉ जरूर कोडिफाई होना चाहिए. ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो लॉ है उसमें क्रिमिनल और सिविल दोनों हैं, और सिविल के अंदर भी देयर इज समथिंग स्पेसिफिक कॉल्ड पर्सनल लॉ, जिसका सोसाइटी के कंप्लीट उस पर असर नहीं पड़ता है, आपके इंटरनल मैटर्स पे असर पड़ता है. ठीक है. सिविल लॉ में भी देयर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स एंड एवरीथिंग ना, तो वो भी हो सकता है, लेकिन पर्सनल लॉ का आपके और आपकी फैमिली के साथ आपकी इंटरनल इंटरेक्शंस पे फर्क पड़ता है. एंड आवर फैमिली और आवर पर्सनल लॉज आर गाइडेड बाय आवर रिलीजन. नाउ यूसीसी में प्रॉब्लम कहां आती है, यूसीसी में प्रॉब्लम आती है द कॉन्ट्रडिक्शन और सो कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 25-26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Also you may add 29 of the constitution. 25, 26, 29 are parts of the fundamental rights, है ना. तो इंडिविजुअल को जो फ्रीडम है रिलीजन की, कम्युनिटी या सॉरी डिनोमिनेशन को जो फ्रीडम है, और जो आपके किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसके कल्चर की फ्रीडम है, ये सारी फ्रीडम वर्सेस में आ जाती हैं इसके, है ना. बट इट वॉज envisaged by the constitution makers. They would not, it would not mean that this violates this. आर्टिकल 44 लग जाएगा तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये वायलेट करता है इसको. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आपने यूज करना है शब्द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. क्या शब्द यूज करना है, मैंने आपको बताया था, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव स्टडीड, सो यू मस्ट हैव स्टडीड डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. Yes or no? Quickly. So doctrine of harmonious construction you must have studied when we are trying to reconcile the topics of the list. 7th शेड्यूल के लिस्ट को हम देखते हैं कि मान लीजिए कहीं पे ओवरलैप जैसा आ रहा है तो उन दोनों को हमने मैनेज करना है. उसी प्रकार से हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मैनेज करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से. यस, मिनर्वा मिल्स केस में जैसे बताया गया था कि दीज आर टू व्हील्स ऑफ द चैरियट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर टू व्हील्स ऑफ द चैरियट. सो दिस कैन ऑल्सो बी योर कंक्लूजन इफ यू वॉन्ट. अगर आप मान लीजिए काउंटर करना चाहते हैं अपने तरफ से कि भाई साहब यूसीसी नहीं लगना चाहिए या लगना चाहिए, आपने सारी आर्ग्यूमेंट दे दिए, उसके बाद एंड में आप बोलोगे कि वाइल फॉर्मुलेटिंग यूसीसी वी कैन रिकंसाइल बोथ दीज, वी कैन कीप सर्टन प्रैक्टिसेस दैट आर इंपॉर्टेंट टू द पर्सनल लॉ एंड वी कैन चेंज और रिफॉर्म द अदर्स. ठीक है. क्योंकि हम में से अभी तक किसी को पता नहीं, सब हवा में बात हो रही है यूसीसी के बारे में. हमें नहीं पता यूसीसी में क्या सारे कम्युनिटीज के लिए सेम कानून अप्लाई कर दिया जाएगा, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू डिवोर्स, रिलेटेड टू अडॉप्शन, रिलेटेड टू सक्सेशन, क्या सेम लॉ अप्लाई कर दिया जाएगा, हमें नहीं पता. हम तो अटकलें लगा रहे हैं अभी तो लॉ कमीशन ने हमसे इनपुट लिया है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब यहां पे आपने देखा स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का. ऑलरेडी फेथ न्यूट्रल मैरिजेस भारत में हो रही, ऑलरेडी फेथ न्यूट्रल मैरिज लॉ इज देयर इन इंडिया. फिर इसका मतलब यह हुआ कि पर्सनल लॉ से हटके भी आप मैरिजेस कंडक्ट कर सकते हो. देयर इज अ प्रेसिडेंस इन इंडिया. इसके अलावा आप क्या बताओगे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर में क्या बताओगे, मॉडर्न सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रमोट करेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 44 के अंदर. इफ यू फील आई एम रशिंग, आई एम डूइंग इट नोइंगली बिकॉज इट इज अ रैपिड रिवीजन कोर्स. ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए. अगर कोई बात नहीं समझ आती तो प्लीज मुझे चैट में पूछ लीजिए, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा. ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अच्छा है कि जितने जितने डिफरेंट लॉज होंगे हर एक चीज के लिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. जेंडर जस्टिस, नाउ दिस इज द मोस्ट वैलिड आर्ग्यूमेंट. इनफैक्ट आई वुड से इसको सेकंड नंबर पे रख लेना या थर्ड नंबर पे रख लेना. इवन अबव नेशनल इंटीग्रेशन द मोर वैलिड आर्ग्यूमेंट इज जेंडर जस्टिस. द रीजंस आई विल गिव यू वेरी सिंपल. 3 कानूनों के बारे में बताऊंगा, वो क्लियरली आपको बता देंगे कि जेंडर जस्टिस के लिए आपको पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करना चाहिए. एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड शरीयत एक्ट ऑफ 1937. मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड शरीयत एक्ट ऑफ 1937. इसके अंदर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो विमेन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज हाफ ऑफ द मेल. That is 50% of what the son gets. So if it is a daughter, she will get half of the property. ठीक है. सेकेंड मैं लॉ आपको बताऊंगा, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट. ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट. इंडियन क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 का कुछ कानून है. इसके अंदर अगर आपने डिवोर्स लेना है तो द मैन और द हस्बैंड कैन टेक डिवोर्स ऑन द grounds of adultery, but woman cannot take divorce on only the grounds of adultery. तो इनइक्वालिटी है कि नहीं? मैन जो है वो एडल्ट्री के बेसिस पे डिवोर्स ले सकता है, लेकिन वुमेन जो है वो एडल्ट्री के बेसिस पे डिवोर्स नहीं ले सकती. तो इनइक्वालिटी है या नहीं? ऐसे एग्जांपल दोगे तो आपका आंसर जस्टिफाई होगा, नहीं तो हवा में ही बात करते रहोगे कि जेंडर जस्टिस होगा. जी कैसे होगा पता नहीं है ना. और तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? पारसीज के बारे में लिख सकते हो. इफ द पारसी विमेन मैरी समवन आउटसाइड देयर कम्युनिटी, दे आर estranged फ्रॉम द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इफ द पारसी विमेन मैरी आउटसाइड देयर कम्युनिटी, दे आर estranged फ्रॉम द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. नाउ अपने हिंदूज के केस में इसको कोडिफाई किया हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, इसके लिए कोडिफाई किया हुआ है. और इसमें भी टाइम पे अमेंडमेंट्स आए हैं. सो अर्लियर विमेन और डॉटर्स वर नॉट को-पार्सनर्स. डॉटर जो होती थी वो प्रॉपर्टी में को-पार्सनर्स नहीं होती थी, यानी इक्वल हकदार नहीं होती थी. अब उसमें सक्सेशन में अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है 2005 में, जिसके बाद वो इक्वल को-पार्सनर है या इक्वल पार्टनर्स हैं इन द प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो आप देखिए कि ये एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप बताओगे कि यहां जेंडर जस्टिस की आवश्यकता है, तब आप इसको जस्टिफाई कर पाओगे. ठीक है. और आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लॉज है जिसकी वजह से केसेस डिले होते हैं. अगर सेम लॉ अप्लाई होगा तो केसेस की डिले कम होंगे, बिकॉज देयर विल नॉट बी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ मल्टीपल लॉज, इट विल बी वन सिंगल लॉ दैट विल डिफाइन. तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर दोगे तो ये टॉप 5 आपके आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए. इसके अलावा जो इधर उधर की बातें हैं वो तो कर ही सकते हैं. नाउ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूसीसी अगर आपने देना है तो आप बताओगे कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को एंटीथेटिकल है. एंटीथेटिकल मतलब काउंटर करता है, क्योंकि हम लोग का कल्चर है कि हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं. बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सिमिलर सब कुछ कर दिया जाए, खास तौर पे जो पर्सनल कस्टम्स हैं उनको. लैक ऑफ कंसेंसस ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट्स यूसीसी. ठीक है, यूसीसी कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हम गोवा की बात करते हैं कि गोवा में देयर इज अ यूसीसी, बट इन गोवा ऑल्सो देयर आर एक्सेप्शंस कार्व्ड आउट. फॉर कैथोलिक्स देयर आर एक्सेप्शंस कार्व्ड आउट कि उनके ऊपर ये यूसीसी अप्लाई नहीं होगा. Now, if there is exception in even UCC, then what is UCC going to be? We do not know. ठीक है. फेडरल स्ट्रक्चर पे एनक्रोचमेंट. नाउ दिस इज अनदर डेंजरस पॉइंट. फेडरल स्ट्रक्चर पे एनक्रोचमेंट, क्योंकि पर्सनल लॉज को लेके या फैमिली लॉज को लेके जो मैटर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है. ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कानून बना सकती है. कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो आते हैं. तो आप ऐसा कह रहे हो कि बेसिकली वी शुड लीव इट टू द स्टेट्स, because states are unique in themselves, they have different cultures. So religion से जुड़ा जो कानून होना चाहिए वो सेंटर के द्वारा बना के नहीं आना चाहिए. सेंटर से बना के आना ही नहीं चाहिए. सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा वो सारा का सारा सिस्टम. वही जो मैंने बात की, होमोजेनाइज्ड हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते. ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल स्टेट्स के अंदर वी डू नॉट वांट दिस टू बी अप्लाइड. ठीक है. तो इसका नेक्स्ट पॉइंट यही है, कस्टमरी ट्राइबल लॉज. कस्टमरी ट्राइबल लॉज,
अलग अलग ट्राइब्स के अपने अपने कानून हैं और 6 शेड्यूल एरियाज के अंदर वो कानून चलते भी हैं। तो ऑल्दो अभी मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी है कि अगर यूसीसी आएगा तो यहां पे अप्लाई नहीं होगा, बट दैट इज अगेन व्हाई इंस्टेड टू ब्रिंग अ यूसीसी एंड देन कार्व आउट एन एक्सेप्शन। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ कमिटी फॉर ईच पर्सनल लॉ, फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दैट एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस इन दैट, है ना। ये आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो पिछले लॉ कमीशन ने दिया था, 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था, कि उसने कहा था पहले विद इन पर्सनल लॉज जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करो और फिर उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश करो। द प्रोसेस शुड नॉट बी कि ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, प्रोसेस शुड बी बॉटम अप अप्रोच ऑलवेज, कि जो विद इन पर्सनल लॉ है प्रॉब्लम्स उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कमेटी बनाओ, ठीक है, और उसमें रिफॉर्म्स पीस मील चेंजेस करते रहो, जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करते हुए देखा। सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, जब उनको ट्रिपल तलाक पे बैन लगाना था तो उन्होंने लगाया, उसके बाद फिर आपने क्रिमिनलाइज किया ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को इन द केस ऑफ शायरा बानो, है ना। और रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब इतने हमारे कॉम्प्लिकेटेड कस्टम्स और प्रैक्टिसेस है और लोगों के दिल के इतने करीब है कि हम अगर लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के थ्रू या मैंडेट के थ्रू से चेंज करने की कोशिश करते हैं, सो देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ जस्ट ओवर सिंप्लीफाइंग दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये ट्रिवियलाइज हो सकता है, there is a danger. So these points should be there in your answer about your uniform civil code, ठीक है। तो again the challenges can be added. तो you will say कि argument against और challenge में क्या फर्क है। challenge क्या होता है? challenge होता है कि अगर मैं इसको implement करने जाऊं तो क्या, है ना, करना चाहिए या नहीं, that is argument। करने जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे बहुत सारे लॉज को, डाइवर्स लॉज को हार्मोनाइज करना पड़ेगा और मल्टीपल स्टेट्स के अंदर ऐसे डाइवर्स लॉज अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर मैंने कल्चरल सेंसिटिविटी को भी एड्रेस करना है, मैंने माइनॉरिटी के फियर्स को भी एलिविएट करना है, ये मेरा चैलेंज है एज अ गवर्नमेंट, आई हैव टू डू इट। और आर्टिकल 25 और 26, दैट इज व्हाट आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि आर्टिकल 25, 26, 29 इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। जजमेंट साइट करनी है, कौन सी? 4 जजमेंट साइट करनी है। शाह बानो केस ऑफ 1985, फटाफट चल रहा हूं, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। शाह बानो केस ऑफ 1985, सरला मुदगल केस 1995, दोनों में कह रहा है वो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। शायरा बानो केस में भी पॉइंट तो उठाया था, बट इट डिड नॉट ऑर्डर और इट डिड नॉट से दैट देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज सच, इट जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट women are facing gender discrimination, what women are facing gender discrimination in the personal laws, ठीक है। यहां पे भी अहमदाबाद विमेन एक्शन ग्रुप के अंदर भी डिजायरेबिलिटी, it talked about that it is desirable that we should have a UCC, ठीक है। तो अवाग के, शाहबानो के, सरला मुदगल के, शायरा बानो के, ये 4 केस याद रखने हैं, इनको यूसीसी वाले में कोट कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए थे, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब अपने जेंडर इनजस्टिस का एग्जाम्पल देना है, ऐसे हवा में नहीं बात करनी है वहां पे, ठीक है। सो यूसीसी नीदर डिजायरेबल नॉर फीजिबल वाज सेट बाय whom? इट वाज सेट बाय 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑफ 2018, ठीक है। उसने एक व्हाइट पेपर बनाया था ऑन द रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ, कंसल्टेशन पेपर बनाया था ऑन द रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ, और उसमें इसने बोला था यूसीसी ना तो डिजायरेबल है ना फीजिबल है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना चाहिए, जैसा मैंने आपको समझाया था इनिशियली वे फॉरवर्ड में, कोडिफिकेशन ठीक है कि कोड बना दो, लेकिन यूनिवर्सलाइजेशन या होमोजेनाइजेशन मत करो। ये आप सजेशन दे सकते हो ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग अ बिट एंटी गवर्नमेंट, बट दिस रिस्क इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ कमीशन रिपोर्ट। ये लॉ कमीशन रिपोर्ट के ऊपर आधारित है आपका आर्ग्यूमेंट, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैंने ये क्या कह दिया पेपर में। तो आप थोड़ा सा कोर्स ऑल्ट्रेशन की बात करोगे, कोर्स करेक्शन की बात नहीं करोगे, कोर्स को ऑल्टर करने की बात करोगे। लोगों में अवेयरनेस जनरेशन करवाना पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेंसिटाइजेशन अमंग एवरीवन, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, द पुलिस, है ना, सेंसिटाइजेशन अबाउट द नॉर्म्स ऑफ द पर्सनल लॉ इज नॉट देयर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जिन स्टेट्स के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉज आए, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर रिसेंट टाइम्स में एंटी कन्वर्जन कानून आए हैं, तो उन एंटी कन्वर्जन कानून को बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से इस्तेमाल पुलिस कर रही, ठीक है, और लोगों को उनके शादी के उससे उठा के ले जा रही है ना, एंड एवरीथिंग।
तो थोड़ा सा सेंसिटिव कल्चर होना चाहिए पुलिस के अंदर, है ना, दैट दे आर बेसिकली देयर टू हेल्प यू आउट, बिकॉज वी अज्यूम that in a country maximum people will be doing good, there will be few bad elements but maximum people will be doing good. तो उनको डर नहीं होना चाहिए पुलिस का या अथॉरिटीज का, ठीक है, जिनको डर होना चाहिए उन्हें डर है नहीं, प्रॉब्लम तो यही है, और जिनको डर नहीं होना चाहिए वो डर रहे हैं पुलिस से। खैर, सो व्हाट वील से, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट स्टेटमेंट भी आप बता सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया था, और इन द हियरिंग अबाउट 377 सेक्शन 377 वाला जो सॉरी या होमोसेक्सुअल मैरिज वाला जो डिस्कशन हो रहा था, तो उसके दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था ये मैरिज राइट्स फॉर होमोसेक्सुअल्स हम सोशल इश्यूज में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉ समटाइम्स लॉ चेंज डज सोशल चेंज डज नॉट कम फ्रॉम विद इन, समटाइम्स इट हैज टू बी फोर्स्ड अपॉन यू, दैट मीन्स लॉ इज कैन बी अ ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज, जबरदस्ती हो सकता है, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल दी थी सती प्रथा वाली, कि पहले लोगों को अचानक से नहीं लगा था कि सती प्रथा बंद करनी चाहिए, इंटरनल उनको वो फील नहीं हुआ था, वो पहले बैन हुई, उसके बाद वो कम हुई, ठीक है। तो लॉ एज अ ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज कैन बी देयर, सुप्रीम कोर्ट हैज जस्ट स्टेटेड, यू कैन यूज दिस इन योर आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस था आपको कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स देना, दैट्स ऑल। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर इशू ए टू जेड, मैं आपको एंटायर इशू ए टू जेड नहीं एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि अभी आपको उसके पीछे जाना भी चाहिए,